हो, टीएमसी हो, आप हो या फिर आरजेडी, सब तमाम राजनीतिक दलों के जो धुरंधर नेता हैं उनके तरफ से जो मौजूदा प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है उससे हमने आपको रूबरू कराया। और इससे पहले कि नेताओं के पास जाएं, मौजूदा स्थिति पर, भविष्य की रणनीति पर चर्चा करें, कुछ अहम सवाल इसी चर्चा से जुड़े हुए आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहला बड़ा सवाल, जहां पर इंडी गठबंधन में जो दरार है, 2024 में किसकी सरकार बनेगी, पहला महत्वपूर्ण सवाल। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सब क्या अकेले अकेले चुनाव लड़ते नजर आएंगे या चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल हो जाएगा। क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि विपक्षी गठबंधन के बीच तालमेल की स्थिति नजर नहीं आ रही, जो परस्पर संवाद है वो नहीं हो पा रहा, और 2024 चुनाव में किसकी कितनी है तैयारी और कौन पड़ेगा किस पर भारी। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एक एक करके हमने आपके सामने रखे, इसी पर ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमानों से मैं आपको रूबरू करवा दें एक एक करके। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमन मलिक जी हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से चंद्रमोहन शर्मा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। टीएमसी से नेता संजय चक्रवर्ती हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय तिवारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत संजय जी आप ही से करूंगा, क्योंकि कल तक जो अंतरकलह की जो तस्वीरें थी वो आप और कांग्रेस पार्टी के बीच थी, लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा एंटर हो रही है या हो चुकी है, तो टीएमसी का स्टैंड क्या है? क्या टीएमसी पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती नजर आएगी या पर्दे के पीछे कुछ संवाद, बातचीत, कन्वर्सेशन चल रहा है? देखिए, जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था उसके पहले भी ममता दीदी ने सबसे पहला अनाउंसमेंट किया था कि कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में पूरे देश भर में लड़े, हम उनको सपोर्ट करेंगे और हम उनको जो है अपनी तरफ से हम उनको पूरे 42 के 42 सीटें देंगे। ये बात शुरू में कहा था। उसके बाद इंडिया अलायंस हम लोगों का बना। इंडिया अलायंस के बाद भी ये सारी चीजें लगातार बोली गई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सेल्फ गोल की तरह कुछ नेताओं को जो है वो खेल रही है। इसमें सबसे बड़े जो है सेल्फ गोलर जो है वो है अधीर रंजन चौधरी, जो लगातार जो है वो विपक्षी राजनीति वाली बात कर रहे हैं, भाजपा की बोली बोल रहे हैं, जो नुकसानदायक है। और कांग्रेस को ऐसे लोगों से सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये गलती इन्होंने कांग्रेस ने कमलनाथ के साथ भी किया था, यही गलती सचिन पायलट के साथ किया था, यही गलती केपी सिंहदेव जी के साथ भी किया था छत्तीसगढ़ में उसमें। और ये सारी गलतियां कांग्रेस की वजह से जो है वो तीनों राज्यों में ही हारी, वरना ये शायद मेरे ख्याल से अगर एकजुटता दिखाती तो नहीं हारती। ये गलतियां हैं, कांग्रेस को संभालना चाहिए। कांग्रेस को थोड़ा सा अपने केंद्रीय नेतृत्व इन सब चीजों को देखना चाहिए। अगर ये सुधार लेती है तो मेरे ख्याल से बैठक अभी जब दूसरी बैठक होगी तो संभावना, कभी भी राजनीति में जो है संभावना का खेल है। नहीं, बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि राजनीति संभावना को खेल है, लेकिन चुनाव से पहले जो हवा बनाई जाती है, जो माहौल तैयार किया जाता है, आपको नहीं लग रहा कि इंडिया अलायंस पिछड़ता नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अपनी हवा बनाने के साथ साथ जमीन पर मजबूत पिलर गाड़ने में लगी हुई है, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से वो चीजें नजर नहीं आ रही है। एनडीए कहाँ है? कहाँ है एनडीए? अरे पिछले 10 साल में कोई एक एनडीए की मीटिंग बता दिए, कोई संयोजक बता दीजिए, कोई बैठक तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना, तो वहां तो नहीं, वही तो वन मैन आर्मी के हिसाब से काम होता है। वो बेस्ट ये आपने बिल्कुल पते वाली बात कही, वन मैन आर्मी। तो वन मैन आर्मी जहां चल रही है वहां पे लोकतंत्र नहीं होता है, और जितने धड़े बैठे हैं उनके पास, अब दूसरा धड़ा कोई देख लीजिए, चुनाव जीत करके आया, उसके पास कितनी सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी किनारे कर दीजिए तो एनडीए के पास बाकी दलों के कितनी सीटें हैं थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। तो वहां पे रहमो करम पे हैं सारे लोग। और वो जैसे कि पहले तो पिछले फरवरी में मोदी जी बड़े जो है सीना गरज के बोल रहे थे, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। उसके बाद जब देखा कि एक इंडिया अलायंस बन चुकी है तो उन्होंने 38 लोगों को अपने पीछे ला करके खड़ा कर दिया। उसमें से 24 दल ऐसे हैं जिनका कोई आता पता ठिकाना नहीं, उनके चाहे रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई विधायक तक नहीं है।
तो ना कभी बैठक हुई, ना कोई संयोजक बना। लेकिन सर दिक्कत तो यही है ना कि 24 से 26 जो दल उनके साथ है वहां पर मनमुटाव की खबरें सामने नहीं आती। लेकिन आपके इंडिया अलायंस में जितने दल हैं वो सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग सुना रहे हैं ना सर। इसका कारण है क्योंकि हमारे पास जमीनी नेता है, उनके पास तोड़े हुए नेता है। वो भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद को तोड़ करके अपने साथ मिलाते, तो वो कहां से इल्जाम लगा पाएंगे, वो कहां से कुछ बोल पाएंगे। तो वो देखिएगा, अभी केवल आचार संहिता शुरू होने दीजिएगा, उसके बाद आपको समझ आएगा इंडिया का पक्के कितने दल हैं और कौन कितने आगे लेकिन सर आचार संहिता का इंतजार करेंगे तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी पर आम जनता कैसे भरोसा करेगी? कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, कौन किस प्रदेश में मुखिया की भूमिका निभाएगा, कौन संयोजक बनेगा, क्या कॉमन लोगो होगा, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्या आपके जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो के मुद्दे होंगे, कुछ भी अता पता नहीं है सर। ये पता क्या आपके पास एनडी गठबंधन में है? नहीं तो बताइए ना सर। जो आप केवल नहीं, यही तो हमने भी पूछा, क्या एनडी गठबंधन में आप कह रहे हो वहां पे ऑल इज वेल है? तो वहां पे कोई एक जो अधिकतर सवाल आपने मुझसे किए, एक सवाल का जवाब ये दीजिए, वहां मोदी के अलावा कोई दूसरा कुछ है वहां पे? ना वहां पे उनके पास वो कहते हैं ना कि हमारे पास मोदी नाम का चेहरा है, मोदी नाम का मैजिक है, मोदी नाम की गारंटी है, जनता उस पर विश्वास कर लेती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ तमाम हिंदी भाषी राज्यों में वो चुनाव जीतकर सत्ता पर बैठे, वो जीता जागता प्रमाण है सर। वो आप लोग बार बार उसी को 3 राज्यों में कैश करा रहे हो। उसके पहले 3 मैं तो कैश नहीं करा रहा हूं, मैं तो आप ही की बातों पर चल रहा हूं। तमाम कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, जेडीयू आरजेडी सभी कह रहे थे कि 5 राज्यों में इंडिया अलायंस के नेता एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे, हम लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक ऐलान कर चुकी है कि हम दिल्ली की 7 सीटें, पंजाब की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते नजर आएंगे। ममता दीदी ने साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल की जो 42 सीटें उस पर हम चुनाव लड़ते नजर आएंगे। मनोज झा को आपने सुन ही लिया कि वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी बड़ेपन नहीं दिखा रही है। तो आपको लग नहीं ना समय निकल जाएगा सर? देख लिए, अब बहुत सारे सवाल आपने कर दिए, तो तुमसे मैं आराम से सुन, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं आपको सर। ठीक है, पहली बात, जैसे आपने मुझसे कहा कि वहां पे एक चेहरा है, ठीक है, क्योंकि उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, उनके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं और वो लगातार रैली और रैली पे रैली, और चूंकि वो भगवान बना चुके हैं, उन लोग, आपके लोग जितने लोग हैं वो सब लोग भगवान बना चुके हैं उनको। तो भगवान के रूप में जो है, आप भगवान तो धरती पे आएंगे नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा। जमीनी हकीकत कहाँ पे आता है? वो जो 3 राज्यों में आप चुनाव जीत गए थे, कांग्रेस ने थाली में परोस करके दिया है। कांग्रेस की गलती थी वहां पे कहीं ना कहीं कि अगर कमलनाथ की जो है बात सुन ली होती, जो कमलनाथ जिस तरह से स्टेटमेंट देते, कौन है अखिलेश केपी सिंह देव, 5 साल तक सचिन पायलट का और जो है मुद्दा सुलझा नहीं पाए, तो ये कांग्रेस की गलती थी। वरना अगर कांग्रेस ने अपने कामों पे होकर वोट माना होता और अपने को पूरा संगठन को लेकर के चले होते, तो कांग्रेस की इतनी, और आप वोट की देखिए, वोट प्रतिशत देखिएगा, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, कांग्रेस 10 लाख वोट ज्यादा लेकर के आई बीजेपी से। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस गिरी नहीं है, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी रणनीति पे वो चोट खा गई, वरना तो शायद वो बीजेपी को हरा देती, सारे राज्यों में हरा। फिर एक छोटा सा सवाल, फिर मैं सीधे बीजेपी नेता रमन मलिक जी के पास जाऊंगा। एक छोटा सा सवाल सर, एक छोटा सा सवाल। आपने जिस तरह से कहा कि जो कांग्रेस है उसमें कंफ्यूजन है, कांग्रेस कंफ्यूजन का शिकार है, स्टेट वर्सेस सेंटर का जो कोऑर्डिनेशन है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि जो कंफ्यूजन है या कोऑर्डिनेशन की जो दिक्कत है ये इंडिया अलायंस को दिक्कत में ला सकती है चुनाव से पहले? नहीं ला सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बैठ करके इसके बारे चीजों को लेकर सुलझा दिया जाएगा और ये तमाम जितनी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगा। पहली चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं, ये देश की लड़ाई है, दल की लड़ाई नहीं है। जहां पे जो मजबूत होगा वहां पे उसको सपोर्ट किया जाएगा। हम लोगों ने बार बार इस बात को, कल भी परसों ममता दीदी ने ये बात कही है कि कांग्रेस जहां पे मजबूत होगी, पश्चिम बंगाल को छोड़ करके वहां पे हमारा जो भी संगठन होगा हम उसका पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। ये ममता दीदी ने अनाउंस किया है कि 300 सीटों पे कम से कम कांग्रेस जहां मजबूत है और जहां पे हमारा संगठन है, हम वहां पूरी तो आपको पश्चिम बंगाल में 42 की 42 लोकसभा सीटें वहां पर कहीं पर भी ये फाइनल नहीं मैं बता सकता, इसके लिए जब एक अगली बैठक होगी वहां से फाइनल हो जाएगा। ठीक है, रमन मलिक जी हमारे साथ है। रमन जी, आपने तमाम बातें यहाँ पर टीएमसी की तरफ से सुन ली। चुनाव के ऐलान से पहले जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी क्या अपनी स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव कर रही है या फिर बीजेपी का एक अपना स्टेट फोकस है, बस उसी के हिसाब से काम चल रहा है? भाई जय श्री राम। और बीजेपी जो है
वो तो अपने मार्ग पे चले बेती चले बेती चले बेती। हम्म। ये जो बीच में इधर उधर के गठबंदिया, जो ठगबंदिया और घमंडिया गठबंधन है, आप उसकी करनी और कथनी देखिए। अच्छा, ये जो अभी टीएमसी वाले बोल रहे थे, अगर इतना इतने चक्रवर्ती जी में इतनी है, तो एक बार जय श्री राम करके ही ममता दीदी को ग्रीट कर दो। देखो, जैसे पॉपकॉर्न उछलता है कढ़ाई में, वैसे ममता दीदी उछल जाएंगी। मैं थोड़ा अब आंसर दे दूं बात यहाँ पे। करते हैं एनडीए मैं गवर्नमेंट की। अब यहाँ पे मैंने आपके बारे एक में सेकंड कुछ में। नहीं बोला साहब, मैं बड़े नहीं नहीं, तसल्ली अभी से सुन आपने रहा एक था। सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब दे देना नहीं चाहता हूँ। नहीं, मैं अभी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, अभी मेरी पूरी चलिए ठीक स्टेटमेंट है, होने दीजिए, फिर कोई जवाब कोई दीजिए, बात नहीं, लिख आप लीजिए। ठीक 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 ठीक, चलिए चलिए, बोलिए बोलिए। एनडीए गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी है। साहब, आप लोगों का घमंड ऐसा है कि 4 सीटें आ जाएं तो सूरमा भोपाली बन जाते हो, और हमारा नीवापन, हमारा नीचे रहना, हमारा जमीनी स्तर ये है कि बीजेपी की प्रशस्त बहुमत होने के उपरांत भी, एंड पहले भी और दूसरी टर्म में भी दोनों बारी एनडीए की सरकार बनी। एनडीए के घटक दलों को मंत्री बनाया गया, जहां नहीं है वहां पे जो नहीं भी जीते उनको भी राज्यसभा के माध्यम से लाया गया, उनके शीर्ष नेतृत्व को, और बनाया गया। नीतीश कुमार जी को भी पहली बारी मंत्री बनाया भाजपा ने, मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने, आज वो बेशक कहीं भी हों। दूसरी बात, ये जो आपके अंदर डर है ना साहब, भी बहुत अच्छा लग रहा है भारत को, क्योंकि ये डर ईमानदारी से लग रहा है आपको। जो आपकी बेईमानी की सियासत है ना, और रियासत है, उन दोनों को तोड़ के रख दिया ईमानदारी ने, उससे आपको लगता है डर, और वो डर अच्छा है। तीसरी चीज साहब, आप टीएमसी वाले जो सिंडिकेट और वो जो कंसोलिडेट करके आप बनाते हो, आपका सिंडिकेट सिस्टम और आपका करप्शन के सिस्टम, आप उस पर जीवित हो। मैं ये पूछता हूं कि क्या अभिषेक बनर्जी के अलावा और कोई नहीं था पूरे टीएमसी के अंदर? ममता जी के बाद अपने ही परिवार अपने खून को क्यों दे रही है? क्या विरासत है उनके? उनके पिताजी की जागीर है टीएमसी, टीएमसी के ठीक है। कार्यकर्ताओं की जागीर नहीं है टीएमसी। तीसरी चीज, देश की लड़ाई। देश की लड़ाई कितनी अच्छी लगती है कहने के लिए, लेकिन देश के लिए करा क्या आप लोगों ने? देश के लिए करा बेईमानी, ए से जी तक घोटाले। आज तक कुछ ऐसा काम बता दीजिए जो आपने देश के लिए सकारात्मक हो विपक्ष की भूमिका में। हम दसियों काम गिना सकते हैं कि जब हम विपक्षी थे तब हमने देश के सकारात्मक रूप के लिए क्या क्या करा। आप टीएमसी की बात करते हैं कि टीएमसी, वहां जहां पे टीएमसी कमजोर नहीं है वहां पे टीएमसी लड़ेगी, बाकी जगह जहां भी संगठन होगा वहां कांग्रेस को सपोर्ट देगी। कांग्रेस क्या भीख का पात्र लेकर आपके पास खड़ी है क्या? देश की एक वो पार्टी है जिसमें से ममता जी पैदा हुई हैं। ममता जी की अपनी हैसियत कुछ नहीं थी, वो कांग्रेस की एक नेत्री थी, वहां से पैदा हुई हैं, इतिहास है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आज कि जो टीएमसी या आम आदमी पार्टी और दूसरे ये बोल रहे हैं कि जहां जहां हम कमजोर नहीं है वहां तो हम अपने आप लड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल सर, बाकी बड़ा जगह हम बड़ा कांग्रेस महत्वपूर्ण को सवाल सपोर्ट यही है, कर क्योंकि देंगे। यही सवाल हम लोक विधानसभा चुनाव में भी पूछ रहे थे, मैं लेकिन वही विधानसभा आपको चुनाव की जवाब, वही स्ट्रैटेजी अलग बताते हुए लोकसभा चुनाव के तरफ गेंद मेरे फेंक को दी गई। कंप्लीट लेकिन अब करने लोकसभा दीजिए। चुनाव में सर लौटूंगा आपके पास, गोस्वामी मजबूरी में जी मेरे को छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है सर, मुझे मजबूरी में छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लौटूंगा आपके पास। और साथ ही साथ चंद्रमोहन शर्मा जी से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा कि एक एक करके जो तमाम उनके इंडिया अलायंस के जो नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, क्या कुछ ऐसा किया जाएगा कि सब एक मंच पर एक सुर में बोलते नजर आए? छोटा सा ब्रेक जल्द हासिल होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात हो रही है 2024 की चुनावी रणनीति पर। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी से हैं। स्वागत सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से संचालित की जा रही है मणिपुर से मुंबई की तरफ, ये चीज सर बताएं कि ये यात्रा आप इसे कितना सफल आयोजन मान रहे हैं? देश को जोड़ने की इस यात्रा के नेतृत्व या झंडे के बैनर तले क्या तमाम राजनीतिक दलों को जोड़ने में भी ये यात्रा सफल हो पा रही है?
देखिए कुणाल जी, अगर जो कोई भी देश के अंदर विपक्ष के उठाया हुआ प्रश्न या कोई भी इवेंट, वो सफल तब माना जाता है जब जिससे सत्तारूढ़ सरकार खलबली मचे। और सत्तारूढ़ सरकार, अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी असम में यात्रा करते हैं और मणिपुर से शुरू करके मुंबई तक जाते हैं और असम के मुख्यमंत्री दल बल और ताकत का प्रयोग करके उसे रोकना चाहते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष की आवाज, जो जनता की आवाज है, वो मुखरता से सिंहासन को हिलाती है और वो आवाज जनता तक पहुंचती है। अब विषय आता है, देखिए इतना बड़ा दल और इतना बड़ा गठबंधन अगर इलेक्शन के दौर में आएगा तो उसमें हर किसी पार्टी का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, एक ऐसे ब्रेक आएंगे, लेकिन वो बड़े आसानी के साथ, बड़े सूझबूझ के साथ इंडिया गठबंधन उसे हल करेगा और गठबंधन के रूप में ही सामने आएगा, चाहे वो टीएमसी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, क्योंकि हर पार्टी का एक क्षेत्र के अंदर अपना वजूद है और इसी वजूद के कारण इंडिया गठबंधन बना है। और इसी वजूद को देखते हुए जो मेरे भाजपा के मित्र हैं, जो बड़े बातों को उत्साहित होकर करते हैं, इसी से घबरा रहे हैं। वो कारण क्या है घबराने का, कि अगर 10 साल आप सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद भी आपको मजहब और धर्म पे केंद्रित होकर बात करनी पड़े, तो आप सबसे कमजोर सरकार और सबसे कमजोर नेतृत्व के नेता हैं। क्योंकि 10 साल में आपने 2014 में जिन मुद्दों की लड़ाई लड़कर देश की जनता से कहकर, देश की जनता ने आपकी बात मानकर वोट आपको दिया और सत्ता हासिल करवाई 2014 और 19 में, आज 24 में आप उन मुद्दों से भागते क्यों हैं? क्यों आप बेरोजगारी की बात नहीं करते? क्यों नहीं आप महंगाई की बात करते? क्यों नहीं आप महिलाओं पे हो रहे उत्पीड़न की बात करते? क्यों नहीं आप देश के अंदर उस वातावरण, भाईचारा को, भागीदारी को, जिसको देश के बड़े नेता लगातार कहते रहे, उस पर क्यों नहीं बात करते? आपका तो सिद्धांत आज देश के अंदर हिंदुओं को आपने बांट डाला। एक हिंदू वो जो भाजपा को मानता है, एक हिंदू वो जो विपक्ष के अंदर रहता है, जबकि हिंदू का जीवन, मरण, संस्कार एक जैसा होता है। कहां लेके जा रहे हैं आप देश को? सत्ता की भूख और लालच सुना है होती है नेताओं में, लेकिन उसका दुरुपयोग करा जाए, उसका पूरा प्रमाणित उदाहरण नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भाजपा के ये लालची नेता हैं, जो पूरी तरह से हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि सनातन की बात भी करते हैं और शंकराचार्य का अपमान भी करते हैं। हट और ताकत का इतना अभिमान, तो अभिमान तो रावण का भी नहीं था। एक वक्तव्य याद आ गया छोटा सा, कल देश के प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी, उसके अंदर उन्होंने जटायु का जिक्र भी किया था, उन्होंने एक गिलहरी का जिक्र भी किया था। तो शायद उन्हें इस बात का इल्म ना हो, मैं याद दिला देता हूं कि जटायु अकेले थे, रावण ताकतवर था, लेकिन अपने कर्म और अपने प्रश्नों के ऊपर उन्होंने उसका विरोध किया था, भले उन्हें प्राण गंवाना पड़ा। तो विपक्ष का मत हमेशा जनता के लिए होता है। वो मत अगर जनता पसंद करे या ना करे, विपक्ष जनता की आवाज होती है, राहुल गांधी जनता की आवाज ठीक है। लेकिन सर, जनता अगर कोई कमजोर लीडर नजर आ रहा हो तो उसके पीछे खड़ी भी तो नहीं होगी ना सर? जनता कमजोर लीडर के पीछे खड़ी भी तो नहीं होगी। आपके बगल में बैठे हैं संजय चक्रवर्ती जी, टीएमसी के नेता हैं, अभी कांग्रेस की कमियां गिना रहे थे, बोल रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन बेहतर होता तो इन 5 राज्यों में जो 3 महत्वपूर्ण राज्य थे वहां पर कांग्रेस हारती नहीं। उन्होंने बार बार, एक नहीं 2-3 बार कहा कि अगर कमलनाथ जी अखिलेश यादव जी को लेकर, कौन अखिलेश अगर ऐसे बयान नहीं देते तो शायद कांग्रेस नहीं हारती। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मिस कोऑर्डिनेशन था उसे कांग्रेस की जो केंद्रीय इकाई अगर सुलझा नहीं लेती तो शायद राजस्थान में भी कांग्रेस के नतीजे उसके बेहतर पक्ष में आते। तो आपके जो अपने सहयोगी हैं वही आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। कल आपने देख लिया था किस तरह से भगवंत मान जी ने साफ कह दिया कि पंजाब की 13 की 13 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसे कैसे देखते हैं आप सर? कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, नो डाउट। क्या कांग्रेस हमेशा सैक्रिफाइस ही करेगी या उसके जो छोटे अन्य राजनीतिक दल हैं वो उसे बड़प्पन देते हुए कुछ सीटों को छोड़ेंगे भी? देखिए, बिल्कुल गठबंधन के अंदर बड़े भाई की भूमिका के अंदर कांग्रेस है और उसी की भूमिका को निभाएगी। और अगर छोटा भाई या कोई भी क्षेत्रीय दल का नेता अपनी बात कह रहा है तो उसका दायित्व है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में, अपने उस सूबे के अंदर, अपने उस राज्य के अंदर अपना दम रखता है। तो ये दम को अगर आप ये लेके कहेंगे इससे किसी तरह से इंडिया गठबंधन में कोई दरकिनार है और कोई इंडिया गठबंधन में कोई दरार है, वो बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। हर दल का नेता अपना वजूद रखता है और इसी वजूद की वो बात कर रहा है। और हम और हमारा पूरा गठबंधन, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो इंडिया गठबंधन में बैठते हैं, वो इन सब चीजों का भली भांति
अवगत होकर इसको स्वरूप तैयार करेंगे और जो सब कुछ ठीक है सर, ठीक है। तो फिर बंगाल में अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आई, मैं तमाम सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बंगाल के कूच बिहार में जो बख्शीधर घाट है वहां पर टीएमसी के कुछ लोगों ने कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। क्या टीएमसी के नेताओं को इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन नहीं करना है? छोटा सा जवाब संजय जी आपसे। पहले आप सर से बात कर लीजिए। नहीं सर, मैं आप ही के पास आया, सवाल आप ही के लिए था। मेरे पास मैं थोड़ा सा समय दीजिएगा। जैसे आपने भाजपा के प्रवक्ता को भक्ति भाव से सुना था वैसे मुझे भी सुन लीजिएगा। सर मैं आपको भी काफी उसी तन्मयता के साथ सुन रहा हूँ सर। नहीं, हमारा तो काम ही वही है। नहीं, फिर वही दिक्कत है ना, आप लोग को बीच में बहुत मेरे से ज्यादा आपने बोला है मान्यवर सर, लेकिन मेरे साथ ज्यादा आपने बोला है। मेरे साथ क्वेश्चन भी बहुत सारे बीच में करते रहे ना, उसका आंसर मैंने दिया, लेकिन आपके एक बार नहीं टोका। मुझे टोकेगा नहीं, मुझे थोड़ा बोल दीजिएगा। ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, टीएमसी का कोई लेबल लगा के थोड़ी ना विरोध कर रहा था। ये कौन कर रहा था ये हम लोग को नहीं पता, कोई जानकारी नहीं, और ना हम लोग कभी चाहते हैं इस तरीके से कोई विरोध करना, क्योंकि इस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करते। जबरदस्ती जो है हमारे सहयोगी गठबंधन का कोई लोग वहां पे आए हुए, हम ना गठबंधन से बाहर थे, ना है और ना होंगे। इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ है, वो अलग बात है। सीट की अभी बंटवारा फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो हो जाएगा। उस पर जो है किसी को चुटकी देने का कोई उसका नहीं है, उसको जो है टीएमसी कार्यकर्ता बता दे। वो हो सकता है टीएमसी के चोला पे कोई दूसरा हो, ये भी हो सकता है ना। तो उसको आप लोग जो है सोशल मीडिया पे जाकर के, बहुत सारी चीजें ऐसी होती सोशल मीडिया पर, अच्छी चीज भी होती, कहीं ना कहीं ऐसी गलत चीज भी आती है। रही बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा ममता दीदी को जय श्री राम बोल दिया जाए तो पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगती है। तो अब भक्ति भी हम आपकी पूछ कर करेंगे, हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या, आप नॉनवेज खाइए, आप ये खाइए, आप ये खाइए, हम ये सब कुछ। अब क्या आपके लोकतंत्र खत्म हो चुका है देश के अंदर कि हम क्या करें क्या ना करें? हम काली जी को पूछते हैं, हम दुर्गा जी को पूछते हैं, बजरंग बली को पूछते हैं, ये हम आपसे पूछ के करेंगे? आपसे पूछ के तो नहीं करेंगे ना। भगवान सबके हैं, राम सबके हैं, और हम जय श्री राम क्यों बोले? हम सिया राम क्यों ना बोले? हम सीताराम क्यों ना बोले? हम राम नाम क्यों ना बोले? हम जय श्री राम आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या? सर ताज्जुब की बात है, आप लोगों ने इतना ज्यादा जो है का मतलब पता है क्या? आप जो चाहोगे, आप जो कहेंगे, आपको जय श्री राम में श्री का मतलब पता है? हमें मतलब हो ना हो, लेकिन हम आपकी बातें क्यों कहेंगे? श्री हमारी भक्ति हमारी शक्ति स्वरूपा के लिए लगाया जाता है, हमारी भक्ति बजरंग बली में। जय श्री राम क्योंकि वैदेही जो है वो शुद्ध शक्ति स्वरूपा है। कर्नाटक में पहुंच गए तो आप बजरंग बली का गदा लेकर के पहुंच गए, तो आप लोग तो चोला बदलते रहते हो अपना लगातार। दूसरी बात आती है कि आप बताते हो, हाँ वाकई में आप लोग जो है किसी को भी कुछ भी बना देते हो। अभी चक्की पिसिंग एम टिसिंग करने वाले 70,000 के घोटाले वाले को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप तो किसी को भी कुछ कर सकते हो। आप एक प्रत्याशी को, जो आज तक 75 साल में ऐसा नहीं हुआ, एक प्रत्याशी को राजस्थान के अंदर उसको मंत्री बना देते उठा करके। ये काम तो कोई नहीं करता, ये आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप महान हो, आपके हाथ में सारी संस्थाएं हैं, इसलिए आप महान हो। टीएमसी के कैंडिडेट के बारे में हम किसको बनाए ना बनाए, वो हमारी पार्टी का जो है वो है। हम चाहे अभिषेक बनर्जी को पता है, हम चाहे किसी को बनाए। आप कौन होते हैं बीच में टोकने वाले, बीच में बोलने वाले? देश के लिए आपने बहुत किया, बहुत सारे तो डेमोक्रेसी मत खेला करो ना। सारे भ्रष्टाचारी, डेमोक्रेसी खेलते हो? उधर राहुल गांधी एंड कंपनी के मालिक हैं, इधर ममता जी ठीक है सर, नो डाउट हर किसी पार्टी का अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो उस हिसाब से चुनाव करता है। लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता एक ही पैमाने पर चेक करती है कि कौन कितना क्रिस्टल क्लियर है। अजय तिवारी जी आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आप और कोई नहीं बोलेगा, आप सबसे लगातार नॉन स्टॉप वेट कर रहे हैं, बहुत तन्मयता के साथ आपने सबको सुना। अब 2024 चुनाव से पहले जो तमाम इंडिया अलायंस के बीच जो तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उस पर आप एक सौ रोकर सर बता दीजिए कि पर्दे के पीछे की असली कहानी कहती क्या है। एक सेकंड संजय जी, बहुत शांति के साथ अजय जी ने आप सबको सुना है, अब आप सबको सुनना पड़ेगा। राहुल जी, आपके चैनल के माध्यम से देश की प्रत्येक जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम की स्थापना हुई, 500 वर्षों बाद हुई, और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये जो 2024 का चुनाव है, और इस 2024 के चुनाव में जो भी मैंने आप तीनों को सुनने के बाद निर्णय लिया, संजय जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, कुछ मुझे संजय जी की तारीफ करनी पड़ रही है, टीएमसी के हैं।
इन्होंने बहुत अच्छी बात यह कही है कि गठबंधन तो हमारा सही हो जाएगा, गठबंधन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन जो बड़बोलापन है, जैसे कमलनाथ जी का ये कहना अखिलेश वखलेश, जैसे आज बहुत से लोग सनातनी का विरोध कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को निमंत्रण मिला था तो निमंत्रण का आभार व्यक्त करना चाहिए। भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, और ये सभी कह रहे हैं, हमारे चंद्रमोहन शर्मा जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं। आभार व्यक्त करना चाहिए, और आभार व्यक्त करके कब जाना है कब नहीं जाना है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। रही बात 2024 के चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी की अपनी व्यवस्था है, हर राज्य के अपने अपने लीडर होते हैं, हर राज्य में अपनी अपनी एक तरीका होता है, और ये चंद्रमोहन जी ने बड़ा बढ़िया बताया, मैं ठीक से समझ पाया हूं कि अखिलेश जहां है वहां अखिलेश हैं, ममता जहां है वहां ममता है, और जहां आप पार्टी है वहां आप पार्टी है, जहां कांग्रेस है वहां कांग्रेस है, जहां बीजेपी है वहां बीजेपी है। बीजेपी का अपना एनडीए अलग है, इंडिया जो गठबंधन है, अब इसमें किसी को कहीं संकोच नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर विपक्ष मजबूत है तभी पक्ष से कोई सवाल कर सकता है, और पक्ष को कमजोर करने के लिए विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, न कि प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण चीज आपने यहां पर रखी है कि विचारधारा की लड़ाई के बीच जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको भी तमाम राजनीतिक दल जब आम जनता के बीच लेकर जाएंगे तभी आम जनता बहुत निष्पक्षता के साथ अपना फैसला मत के तौर पर रख पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जो खबरों का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी।